नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होती रहनी चाहिए। आज सिनेमा संवाद की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं एक हाल ही में रिलीज हुई फिल्म के बारे में जिसने तूफान मचा दिया है। बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों के बीच में दर्शकों की जबरदस्त दीवानगी देखी जा रही है। हम बात कर रहे हैं फिल्म सैयारा की। ये एक लव स्टोरी है और दो नए चेहरों को लेकर के फिल्म रिलीज हुई है, अहान पांडे और अनीत पड्डा जो इसके हीरो हीरोइन है। और ये फिल्म जो है एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी जैसा कि होता है, हम जानते हैं कि हर बार सिनेमा में कुछ ना कुछ अंतराल के बाद एक नई लव स्टोरी लॉन्च होती है, कुछ एक नए हीरो हीरोइन लॉन्च होते हैं और उनकी भी कामयाबी होती है, फिल्म की भी कामयाबी होती है और कहीं ना कहीं लव स्टोरीज का ट्रेंड जो है वो फिर से लौटता है सिनेमा में। तो आज सैयारा के बहाने हम सैयारा पर भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन सैयारा के साथ साथ हम लव स्टोरीज के ट्रेंड पर बात करेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सैयारा जो है वो लव स्टोरीज का ट्रेंड लौटाने में मददगार साबित हो रही है। क्या इसकी वजह से, इसकी कामयाबी की वजह से लव स्टोरीज का ट्रेंड एक बार फिर से बॉलीवुड में लौटेगा, या हम ये कह सकते हैं कि नहीं, जो जिस तरह का सिनेमा चल रहा है, क्योंकि इस साल जो फिल्में रिलीज हुई हैं उनमें अब सैयारा जो है वो शायद कमाई के संदर्भ में लव स्टोरी के मामले में तो खैर शायद पहले नंबर पर पहुंच गई है और वैसे भी काफी आगे है। छावा इस अभी तक की सबसे कमाई करने वाली फिल्म है इस साल की, लेकिन सैयारा जो है वो भी ब्लॉकबस्टर बन रही है। अभी जो उसका ग्राफ है वो उसी तरफ जा रहा है। तो आज हम सैयारा के बहाने जो है लव स्टोरीज पर बात करेंगे। हिंदी सिनेमा में शुरुआत से अब तक प्रेम कहानियों का एक बहुत जबरदस्त दौर रहा है। हर दौर की पीढ़ी जो है सिनेमा में, वो सिनेमा देखने वालों की, वो प्रेम कहानियों की दीवानी रही, चाहे दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद का दौर रहा हो, चाहे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर का दौर रहा हो, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, सारे के सारे लोग जो है जो हिट हुए तो लव स्टोरीज की वजह से हिट हुए। और बाद में भी हमने देखा कि कैसे शाहरुख, आमिर और सलमान लव स्टोरीज के जरिए उन्होंने एंट्री की और कैसे वो बाद में सुपरस्टार की तरफ बढ़े। और बाद में रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, ये लोग भी जब कामयाब हुए तो इनकी कामयाबी में प्रेम कहानियों का यानी पर्दे पर लव स्टोरी का बहुत बड़ा हाथ था। तो आज हम इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह कुछ खास लोग मौजूद हैं जिनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह प्रोफेसर जबरीमल पारेख साहब, जो कि सिनेमा के बहुत गहरे विश्लेषक हैं, लगातार दर्शकों से सिनेमा पर लिख पढ़ रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं युवा फिल्म समीक्षक, फिल्म पत्रकार अमित कर्ण, और हमारे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी भी हैं जो कि बहुत वरिष्ठ फिल्म विश्लेषक हैं, समीक्षक हैं, दर्शकों से फिल्म समीक्षा का काम कर रहे हैं। फरीद खान साहब हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए पटकथा लेखक के तौर पर और कई सफल ओटीटी सीरीज और फिल्मों की या सीरियल्स की जो पटकथाओं में उनका हाथ रहा है। नीरज क्षेत्री हमारे साथ जो कि अध्यापन के काम से भी जुड़ी रही हैं और अब एक स्वतंत्र फिल्मकार के तौर पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमित, मैं आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। सैयारा एक लव स्टोरी है और एक मतलब युवा सितारों की लव स्टोरी है, युवा जो जोड़ी की लव स्टोरी है, युवा किरदारों की लव स्टोरी है। पहली बार पर्दे पर दिख रहे हैं अहान पांडे और अनीत पड्डा। जो दीवानगी इसको लेकर के दिख रही है, इसकी क्या वजह आपको दिख रही है? मुझे आपसे थोड़ा इसकी कहानी के बारे में भी जानना है, क्योंकि हम चाहेंगे हमारे दर्शक जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है वो संक्षेप में कुछ इसके बारे में जान ले, बजाय बिना इसके स्पॉयलर्स को बताए हुए, रिवील किए हुए कि भाई क्या है, लेकिन ये कि हाँ थोड़ा बहुत जान ले क्यों ये फिल्म इतनी पॉपुलर हो रही है कि लोग सिनेमा हॉल में देख करके रो रहे हैं। लोगों के बाद जो वीडियोस आ रहे हैं ट्विटर पर या एक्स पर और तमाम सोशल मीडिया पर, सब अजीब अजीब दीवानगी दिखाई जा रही है लोगों की। तो क्या आपको लग रहा है, क्या कारण है? क्योंकि आप तो युवाओं के बीच में रहते भी हैं, आपका फिल्म इंडस्ट्री से भी आपका पड़ता ही रहता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या सैयारा ने ऐसा क्या जादू कर दिया, क्या क्या इसमें ऐसा फॉर्मूला आ गया? जी बताएं प्लीज। जी नमस्ते। सबसे पहले तो इन दिनों मतलब पिछले 1-2 सालों में एक्शन फिल्मों का दौर था, या मतलब चल रहा था काफी कुछ। एनिमल से शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार हमारी फिल्में काफी ज्यादा रक्त रंजित होती गई, है ना। अब मतलब बगैर खून के फव्वारों के वो एक्शन नहीं माना जा रहा है इन दिनों की फिल्मों में। तो इसी बीच में एक जो है वो फ्रेश एयर की तरफ सैयारा आई, एक प्योर रोमांटिक फिल्म, प्योर म्यूजिकल फिल्म। मतलब हाल के दिनों में ऐसा हो रहा था कि
कोई एक गाना अच्छा मतलब होता था। लेकिन ये सैयारा ऐसी निकली जो आज की टारगेट ऑडियंस, मैं ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूं, टारगेट ऑडियंस, उस टारगेट ऑडियंस के दिलों के तार को छू गई है। हमें ये समझना होगा कि आज की तारीख में सिनेमा घरों में कौन आ रहे हैं। क्या हम, आप, या मतलब यहाँ पर जो भी हैं पैनल में, वो सिनेमा घरों के लिए टारगेट ऑडियंस हैं या नहीं है? कॉलेज गोइंग वाले हैं लोग जिनकी पॉकेट मनी आज की तारीख में 3,000 है। हमारे जमाने वाले नहीं है कि 100 रुपए 50 रुपए हुआ करती थी, मिनिमम 3,000 तो उनकी पॉकेट मनी है जो वो जा रहे हैं। और वो किन चीजों से इंस्पायर होते हैं या फिर ट्रांस में जाते हैं, इसे भी समझना होगा हमें। तो हम शायद सैयारा के साथ मतलब न्याय कर सकेंगे। ये मतलब यकीनन डीडीएलजे या कुछ कुछ होता है या लव आजकल जैसी कल्ट नहीं है, लेकिन ये हमें ट्रांस में ले जा रही है, हमें मतलब टारगेट ऑडियंस को। कबीर सिंह भी ट्रांस में ले गई थी, जबकि वो बहुत अच्छी फिल्म नहीं थी, लेकिन वो ऑडियंस को ले गई थी ट्रांस में। क्यों ले जा रही है? क्योंकि जो लोग जा रहे हैं सिनेमा घरों में, उनकी सबसे बड़ी तादाद कौन सी है? तो वो कॉलेज गोइंग वाले हैं, रोमांटिक फिल्मों के और एक्शन फिल्मों के। इसलिए इन दिनों इस तरह की फिल्में सिनेमा घरों के हिसाब से बन रही है। अब आते हैं सैयारा के थोड़े बहुत वन लाइनर पे। तो इसमें एक लड़का है जिसका सोशल मीडिया हैंडल उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन वो टैलेंटेड है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है ज्यादा। एक रॉकस्टार जैसा लड़का है। और वहीं पर एक लड़की है जो हिंदी साहित्य में उसने ऑनर्स मतलब किया हुआ है, देवनागरी में मतलब जो है वो कविताएं लिखती हैं, मतलब गाने लिखती हैं। फिर दोनों आपस में टकराते हैं, प्यार होता है। बाद में धीरे धीरे ये मतलब रिवील होता है कि लड़की को अल्जाइमर है। इसके बावजूद लड़का क्या करता है? प्यार का साथ रखता है या नहीं रखता है? वो आदर्शवादी रहता है या प्रैक्टिकल रहता है? इसकी एक ये जर्नी है, और इस जर्नी को बखूबी साथ गानों का मिला है। और जो एक आइडियल होते हैं लड़के ना, कि मतलब जैसे लड़की चाहती है कि एक मतलब आइडियल, अगर हमें हमारा हमसफर मिले तो ऐसा होना चाहिए, या अगर लड़के को मतलब कोई आइडियल लड़की चाहिए, जैसे कबीर सिंह में प्रीति मेडिकल में पढ़ रही है, मगर फिर भी वो बड़ी ही सो कॉल्ड सुशील, संस्कारी, जवाब नहीं देने वाली, तर्क वितर्क नहीं करने वाली है। तो वो मतलब जो हमारे टारगेट ऑडियंस थे उनको अच्छी लग गई, यार हाँ, पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए जो कम बोले, बहस कम करे। एनीवे, तो ये कुल मिला के इन सब वजहों से कि एक तो रोमांटिक फिल्मों का खालीपन था पिछले 2-3 सालों से, भर के एक्शन फिल्में ही लगातार आ रही थी या हॉरर कॉमेडी आ रही थी। यहाँ पे टिपिकल विशुद्ध प्रचंड रोमांटिक फिल्म आई, म्यूजिकल फिल्म आई, और एक आदर्श हीरो और हीरोइन को लोगों ने देखा, टारगेट लोगों ने देखा, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है। और ये ट्रांस वाली बात हमेशा होती रही है। वो चाहे जो हम लोग सुना करते थे कि राजेश खन्ना की एम्बेसडर या गाड़ियों पे लिपस्टिक मार्क हो जाया करते थे, देवानंद साहब अगर काले कोट और ब्लेजर में मतलब गुजरते थे गलियों से तो मतलब लड़कियां कूद पड़ती थी, पता नहीं, मतलब सुनाई बातें हैं। तेरे नाम फिल्म आई तो फिर लड़कों ने वही हेयर कट रखना शुरू किया। डीडीएलजे आई, चाहे मतलब कुछ होता है आई, तो फिर उस तरीके के मतलब फैशन का ट्रेंड चल पड़ा। ये आज की जनरेशन है, जेनजी जनरेशन है, जो कुछ चीजों से कनेक्ट कर रही है। उन्हें शायद रियल लाइफ में वैसा आइडियल हमसफर नहीं मिल रहा है जिसकी वो चाह रखते हैं। ये उन्हें फिल्म में मिला तो उन्हें अपना पहला प्यार याद आया, जो भी चीजें हुई, और सैयारे ने धूम मचाई है जी। तो ये मतलब 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से ये फिल्म कर रही है। और यशराज का जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, एक्चुअली आज की तारीख में या कभी भी फिल्में बनाना आसान है, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना या रिलीज कर पाना वो आपका सबसे बड़ा टास्क है। और उसमें यशराज की मोनोपोली है। तो वो हर कोने में, वो चाहे बड़ा शहर हो छोटा शहर हो, हर जगह सैयारा और सैयारा ही दिख रहा है। इंस्टाग्राम आप रील्स ओपन करें, सारे गाना उसी पे चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ईद शरीन और अरिजीत सिंह का गाना आया, चमके चमके। उन्होंने इतना भर दिया सोशल मीडिया ना कि हर कोई उसी पे मतलब रील्स बना रहे हैं। तो ये एक पावर है, वो भी मतलब रखता है मायने।
तो ये कुल मिला के ये 3-4 चीज इसकी वजह से। बहुत अच्छी बात आपने कही और आपने बहुत अच्छी तरह से उसको नई पीढ़ी के साथ जोड़ करके विश्लेषित किया है। और जो ट्रांस वाली बात आपने कही ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अजय जी मैं आपके पास आता हूँ। सैयारा पर आपने भी सैयारा देख करके उसका विश्लेषण किया है, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं जो अमित ने बातें कही है ट्रांस वाली बात, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो है ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आज की पीढ़ी में जो दीवानगी देखी जा रही है वो कोई एकदम आज ही की बात हो। हर पीढ़ी में दीवानगी देखी गई है। जब जैसे उन्होंने राजेश खन्ना का उदाहरण दिया, जैसे उन्होंने देवानंद साहब का उदाहरण दिया, तो ये जो चीजें हैं आप आज जो ये फिल्म देख रहे हैं, आप इस फिल्म के साथ में आज की युवा पीढ़ी को जोड़ते हुए आप क्या इस फिल्म की खासियत निकाल पा रहे हैं कि क्यों ये इतनी पसंद आ रही लोगों को? क्या कहेंगे आप इसकी कहानी और संगीत वगैरह सबके बारे में बात करते हुए? क्योंकि मोहित सूरी जिन्होंने ये फिल्म बनाई है वो हम जानते हैं, जो हमारे दर्शक हैं उनको बता दें, वो महेश भट्ट कैंप के शागिर्द हैं, महेश भट्ट कैंप से निकले हुए हैं। और महेश भट्ट की फिल्म आशिकी जो है वो बहुत शानदार उसने एक कीर्तिमान एक तरीके का स्थापित किया था। जब युवा फिल्मों की जब हम लव स्टोरीज की बात करते हैं तो आशिकी, आशिकी 2 दोनों बनी है और उससे पहले की भी तमाम फिल्में हैं। मोहित सूरी की एक बहुत शानदार कहना चाहिए कामयाबी बॉक्स ऑफिस पर दिख रही है एक लंबे समय बाद, जो कि अमित ने बहुत अच्छी बात कही कि लंबे समय बाद जो है ऐसा लग रहा है कि एक लव स्टोरीज का दौर लौटा है। तो अजय जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अनम्यूट कर लीजिए सर आपने आपको। अजय जी हाँ हाँ जी जी बिल्कुल आप म्यूट हो गए सर, अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ जी आया। आप बोलिए। हाँ जी बोलिए 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 बोलते रहिए, अब सुन पा रहे हैं हम लोग। पहली लाइन तो मैं यही कह दूं कि ये फिल्म मुझे पसंद नहीं आई है, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ कि फिल्म में क्या अच्छाई है और क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से यह फिल्म चल रही है। मेरी नजर में यह फिल्म बहुत ही रिचुअलिस्टिक फिल्म है और अपनी रूढ़िवादी फिल्म है। एक टेम्पलेट जो हिंदी सिनेमा का बना हुआ है, कई सवाल है बगल में ड्रिलिंग शायद ओके, एक टेम्पलेट जो बना हुआ है हिंदी सिनेमा का, वैसी ही फिल्म है ये। और ये कहीं ना कहीं हमें पीछे ले जाती है सिनेमा मेकिंग के हिसाब से, स्टाइल के हिसाब से और सिनेमा के प्रेजेंटेशन के हिसाब से। हाँ, कपड़े नए हैं, परिवेश नया है, भावबोध नया है, एक्सप्रेशन नया है, कुछ कुछ ऐसी चीजें युवाओं के साथ आई हैं जो शायद जेनजी जनरेशन में हमें आम व्यवहार में भी दिखाई पड़ता है। अगर आप आसपास के अपने बच्चों को देखें या पड़ोसी के बच्चों को देखें, उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है वो सब इस फिल्म के नायक नायिका में दिखाई पड़ता है। ये हिंदी फिल्मों के बारे में मुझे हमेशा याद रहती है वो बात, जावेद अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि नायक नायिका के बीच का संबंध बदतमीजी का संबंध होता है। यह फिल्म उस बदतमीजी के संबंध से थोड़ा आगे जाती है और जिसको कोरियाई पर प्रभाव कुछ लोग कह रहे हैं, कोरियन या कह लें जापानीज, कुछ हद तक चाइनीज, ईस्ट एशिया का प्रभाव जो आया है इस फिल्म में, वो उनके आचरण में आया है, उनके व्यवहार में आया है, उनकी प्रेम के अभिव्यक्ति में आया है। आप अगर कोरियन सिनेमा देख रहे हो आप पाएंगे कि वे लोग बहुत ही शिष्ट, संयमित, शालीन व्यवहार करते हैं अपनी प्रेमिकाओं से भी। आई लव यू बोलना नहीं चाहते हैं, वो आई लाइक यू बोलते हैं। दोनों के फर्क को समझना पड़ेगा। हिंदी फिल्मों में तो कितने गाने मिल जाएंगे जहां आई लव यू का एक्सप्रेशन आया हुआ है। आई लाइक यू शब्द शायद हम तुम्हें पसंद करते हैं और हम तुम्हें प्यार करते हैं, दोनों में थोड़ा फर्क हो जाता है। इस चीज को समझना पड़ेगा। इस फिल्म में भी दोनों एक दूसरे को लेके ऐसा कोई गाना नहीं गाते हैं जहां उस प्रेम का, हाँ प्रेम के एहसास का इजहार जरूर है, वो सब होता है। और ये सारा आधुनिक भावबोध वाली बात है। मैंने खुद जब फिल्म देखी तो खैर वैसे भी उम्र और शक्ल के हिसाब से मैं थोड़ा ज्यादा, उम्र से ज्यादा बुजुर्ग लगता हूं। मैं पूरे थिएटर में मैं अकेला था जो सफेद दाढ़ी में बैठा हुआ था। मेरे आसपास तमाम यूथ बैठा हुआ था और हॉल भरा हुआ था। मैंने जबकि 5 दिन के बाद ये फिल्म देखी। मैं बता दूं कि बनारस में मैं देखना चाह रहा था लेकिन वहां सिर्फ फ्रंट सीट मिल रही थी, इसलिए मैंने नहीं देखा वहां पे। दूसरी जो मैंने और भी जगह कही है बात कि टिकट लेते समय मुझे इस बात की खुशी हुई कि तमाम युवा
लाइन में लगे हुए थे। 30 व्यक्ति 40 व्यक्ति भी अगर फिल्म लेने की बॉक्स ऑफिस के कतार में दिख रहे हैं तो ये एक फिल्म इंडस्ट्री से परिचित होने के कारण और इसके समर्थक होने के कारण मेरे लिए खुशी की बात थी कि इतने लोग इस फिल्म को देख रहे हैं। और उसमें बुर्काधारी लड़कियां भी थी। बुर्काधारी, आज के माहौल में बुर्काधारी लड़कियां सिनेमा देखने के लिए, सैयारा देखने के लिए कतार में लगी हुई थी। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात थी। ये सारा सब कुछ, क्योंकि थोड़ा सा अलग, अपनी पसंद नापसंद तो मेरी अपनी जो है वो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया, लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं, ये चीजें दिखाई पड़ रही है फिल्म के अंदर, और जिसकी वजह से ये फिल्म चल रही है। नए चेहरे हैं जैसा कि सभी मान रहे हैं, लेकिन उन नए चेहरों के पीछे दो बहुत ही अनुभवी लोग हैं। एक आदित्य चोपड़ा, दूसरे मोहित सूरी। मोहित सूरी को 20 साल से ज्यादा लंबे समय का एक्सपीरियंस है। आदित्य चोपड़ा को 30 साल से अधिक लंबे समय का एक्सपीरियंस है। दोनों पिछले दिनों में सफल फिल्में दे चुके हैं। उनके पास एक फार्मूला है। विशेष फिल्म की विशेषताएं जो होती हैं, जहां नायक जो होगा वो जख्मी होगा, स्वपीड़क होगा, खुद को तकलीफ देगा, कहीं न कहीं प्रेमिका में उस जटिलता को ढूंढना चाहेगा, पकड़ना चाहेगा। नायिका भी वैसे ही जख्मी होगी, कहीं से चोट खाई होगी। इस फिल्म में जैसे पहले जब शादी के दिन ही उसका मंगेतर भाग जाता है, वहां से वो चोटिल नायिका आती है हमारे पास। लड़का जिसका परिवार उतना फंक्शनल नहीं है, माँ का देहांत हो चुका है, पिता शराबी हैं, उस परिवार से वो आ रहा है। दोनों कह लें कि नॉर्मल फैमिली के नहीं है। हालांकि पारिवारिक मूल्य जिसको कहते हैं, जो आजकल कहते हैं कि जेन जी पारिवारिक मूल्यों को नहीं समझता है या उनको वैसा प्रेम नहीं मिल पा रहा है जो हमारे समय में मिलता था। ये हमारे समय बड़ा ही अमूर्त शब्द होता है और बहुत ही बहकाने वाला शब्द होता है। हमारे समय, आज के समय, समय एक जैसा ही रहता है। आज की परिस्थिति में आज के युवा किस तरीके से सोच रहे हैं, अगर आप उस तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं उनके नजरिए से, तो हमेशा आपको अपने समय के, अपने कैशियोर की, अपनी जवानी की चीजें अच्छी लगती रहेंगी और नया जो कुछ भी होता रहेगा वो बकवास लगेगा। और आप बार बार ये कहेंगे कि हमारे समय में जो होता था, मोहम्मद रफी जो गाते थे, अरे गाते थे, गा लिए ना। आज जो बच्चे गा रहे हैं उनसे आप कैसे इनकार करें। अरिजीत सिंह पसंद आ रहे हैं लोगों को, ठीक है, उनकी गायकी में मोहम्मद रफी वाली बात नहीं होगी, आपको नहीं लगती होगी, युवा पीढ़ी को लग रही है, वो सुन रहा है। तो हर पीढ़ी अपने नायक चुनती है। हमने हमारी समय में बॉबी फिल्म आई थी, हमने बॉबी भाग के देखी थी घर से। आज की पीढ़ी सैयारा देख रही है। तो और इसमें एक ऐसी पीढ़ी भी है जो नहीं भी देख रही है। जितने लोग देखने जा रहे हैं, लगभग उतने ही प्रतिशत ऐसे भी है जो नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो देखने वाला प्रतिशत पिछली फिल्मों के प्रतिशत से काफी ज्यादा हो गया है। इसलिए ये शोर और हंगामा बचा हुआ है। दूसरा, रोने वाली बात, फेंट हो जाने वाली बात, इसको मैं फिल्म का प्रभाव नहीं मानता, ये रील का प्रभाव है। हर व्यक्ति रील बना रहा है, उसको लगता है कि शायद ऐसा मैं कोई रील बनाऊंगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग रील है तो मुझे भी फॉलोअर्स मिलेंगे, मुझे भी देखने लोग आए, व्यूज मिलेंगे, तो उसमें वो रील बन रहे हैं। ये एक अलग इफेक्ट चल रहा है, स्पाइरल हो रहा है। तो मैंने कहा, क्योंकि मैं जिस दिन देख रहा था, मैं उस दिन कोई नहीं रो रहा था, जबकि 200 लोग बैठे हुए थे वहां पर और सारे यूथ थे, सब फिल्म देख रहे थे, हाँ चुप थे, खामोश थे। ये बहुत अच्छी बात, कोई मोबाइल नहीं चेक कर रहा था, ये फिल्म में इन्वॉल्वमेंट था उनका, और फिल्म उस तरीके से इन्वॉल्व करती है। ये फिल्म में निश्चित रूप से जो आजकल ईस्ट एशिया का प्रभाव हमारी फिल्मों पर, हमारे कल्चर पे, हमारे पहनावे पे आ रहा है, वो फिल्मों में भी आया है, वो शैली में भी आया है। मैं गीत संगीत से ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाया, और फिल्म के अंदर ठीक है तो वो गीत संगीत चलता है। मेरा हमेशा से अभी मानना है कि अगर आप एक गीतकार, एक संगीतकार को जिम्मेदारी देते हैं तो वो थीमेटिकली फिल्म को ले जाता है आगे। अगर आप अलग अलग चुनते हैं तो ये गुलदस्ता सजाना हो जाता है, जिसमें कई तरह के फूल होते हैं, किसी एक फूल की महक थोड़ी ज्यादा तेज होती है।
ये मेरी अपनी डिमांड हो सकती है, मैं गैरवाजिब भी हो सकता हूँ इसमें। हाँ, ये मुझे देखते हुए लगा है इस फिल्म को, और मेरा मानना है कि ये फिल्म चलेगी, अभी और चलेगी, और मैं उसको रेखांकित जरूर कहूंगा आदित्य चोपड़ा और मोहित सूरी। अब इस फिल्म में एक 5 मिनट का सीक्वेंस है पूरा अंडर वाटर स्विमिंग पूल का, जहां आदित्य चोपड़ा ने अपनी नायिका को बिकनी पहनाया है। शुद्ध संस्कारी लड़की जो शुरू से हिंदी कविता लिख रही है, हिंदी साहित्य में पढ़ाई कर रही है, फिल्म के प्रेजेंटेशन से लगता है कि वो लोग मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चे हैं, लेकिन आप उनके ठिकाने जो फिल्मों में होता है वह वो दिखाता है। गोवा में जाते हैं तो जिस तरीके से ठहरते हैं वो मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे वैसे बंगलों में नहीं ठहर सकते, लेकिन फिल्म है वो चलता है। ये सारी चीजें भी हो रही है फिल्म के अंदर, तो ये विरोधाभास है फिल्म के अंदर। लेकिन फिल्म की खूबी होती है कि वो हमें इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं रह जाती है। लड़के और लड़की का व्यवहार और आचरण आप देखें, जो अल्जाइमर वाली बात आई है, यह भी एक प्रेम त्रिकोण है। इस त्रिकोण में व्यक्ति नहीं है, किरदार नहीं है, वो बीमारी है अल्जाइमर। और ये अल्जाइमर उस लड़की का अपहरण करती है, जिसकी वजह से वो लड़की गायब होती है, और लड़का उसे खोज के निकालता है। कोई हिंसा नहीं है, कोई आक्रमण नहीं है, लेकिन एक खोज है जहां वो अपनी प्रेमिका को ढूंढता है। अल्जाइमर की वजह ये कहानी में ट्विस्ट वहीं से आता है। वही त्रिकोण है, वही तीसरा एंगल है फिल्म का। हाँ, तो ये सारी खूबियां हैं फिल्म के अंदर। बाकी बात होगी, और भी लोग अपने राय रहेंगे। दूसरी आपने अपनी एक ही विस्तृत टिप्पणी में बहुत सारी बातें कह दी हैं, और फिल्म का जो है फिल्म का तो आपने विश्लेषण किया ही है। उसमें एक तरफ आपने फिल्म की कुटाई कर दी, दूसरी तरफ आपने पेट थपथपा भी दिए, सब कुछ कर दिया है। और 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने कही। एक तो आपने जो रील वाली बात कही, तो मुझे वो भारत एक रील प्रधान देश है एकदम। वास्तव में आज के जमाने में भारत रील प्रधान देश बन चुका है, किसी प्रधान देश नहीं रहा, अब रील प्रधान देश हो चुका है। तो ये सब लोग रील बना रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। दूसरा जो आपने संगीत वाली बात कही, मैं भी इस बात को, चूंकि मैंने भी फिल्म देखी है, मुझे भी लगा कि ये फिल्म खासतौर से लव स्टोरीज जो होती हैं उनकी खासियत उनका म्यूजिक होता है। चाहे कोई भी मतलब आप दिलीप कुमार के जमाने से ले लीजिए और आज तक ले लीजिए, तो जितनी भी लव स्टोरीज हिट हुई हैं उनका म्यूजिक उनका बहुत स्ट्रांग पॉइंट रहा है। इस फिल्म में मुझे सबसे जो कहना चाहिए कमजोर पक्ष लगा, वो इसलिए लगा क्योंकि कोई गाना ऐसा नहीं है जिसको आप सिनेमा हॉल से बाहर आए और उसको आप बेख्याली में गुनगुनाते रहें, जो कि हर लव स्टोरी के साथ होता है। चाहे वो बॉबी के दौर में बॉबी के गाने थे, और कयामत से कयामत के दौर में उसके गाने थे, या मैंने प्यार किया के गाने थे, या दिलवाले दुल्हनिया ले जाए के गाने थे। बाकी सारे जितने भी फिल्में रही हैं, जो भी जिस दौर में फिल्म आई है, उसके गाने बहुत मजबूत रहे हैं। संगीत दोनों। और ये बात आपकी बिल्कुल सही, मैं भी सहमत हूँ कि बहुत सारे गीतकार हैं, बहुत सारे संगीतकार हैं इस फिल्म में, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको दूर तक आपके साथ ट्रेवल करे। ये इस फिल्म का एक कमजोर पक्ष है। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ महेश भट्ट कैंप की, तो आशिकी जो थी उसके गाने उस वक्त में उन्होंने तूफान मचा दिया था, सुपर कैसेट तूफान मचा दिया था। और आशिकी 2 भी जो आई, जो बाद में आदित्य रॉय कपूर की फिल्म आई, और जो श्रद्धा कपूर की फिल्म आई, उसके में संगीत बहुत अच्छा था, गीत संगीत। लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा कुछ नहीं है, और ये जो है कहीं ना कहीं एक इसका कमजोर पक्ष है। लेकिन आपने जो एक बात आखिर में कही कि वो मध्यवर्गीय परिवार की संस्कारी लड़की है, लेकिन उसको बिकनी में दिखाया, इस पर मुझे लगता है कुछ, मैं नीरा जलछत्री की टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगा कि इसका क्या मतलब है। आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मध्यवर्गीय परिवार की संस्कारी लड़की जो है उसको बिकनी पहनना उसके लिए मतलब कोई ऐसा है कि वो अपने संस्कार तोड़ रही है, या उसके लिए उसको हम जज कर रहे हैं इस आधार पर। और चूंकि यहाँ पर फिल्म के बारे में बात हो चुकी है, फिल्म मैंने भी देखी है, और मेरा मानना है कि कोरियन फिल्म जो है अ मोमेंट टू रिमेम्बर, जिसके बारे में कहा जा रहा है बहुत कि उसकी कॉपी है ये, वो कैसी भी फिल्म हो, उसको अगर दर्शकों ने नहीं भी देखा है, तो ये जो ईस्ट एशिया वाली बात है आपने कही, ये कहीं ना कहीं उसका असर तो होगा। लेकिन ये फिल्म अपने परिवेश में जो नया दौर है आज का, जो खासतौर से सोशल मीडिया वाला दौर है, उसको कहीं ना कहीं दिखाती है। और ये बात वाकई में दिलचस्प है कि एक बीमारी को यहाँ पर इस तरह से ला करके उसको फिल्म में एक कथानक के बहुत दिलचस्प मोड़ की तरह इस्तेमाल किया गया कि क्यों हीरोइन जो है वो उस बीमारी की वजह से नायक को छोड़कर चली जाती है ताकि वो कामयाब हो सके, और फिर नायक जो है अपने प्रेम की वजह से उसको उस से निकाल कर लाता है। ये उसके प्रेम की दृढ़ता को दिखाता है, और शायद हो सकता है यही बात लोगों को पसंद आ रही हो कहीं ना कहीं। बहरहाल नीरा, आपके बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा। आपने फिल्म देखी हो या ना देखी हो,
लेकिन आपसे ये जरूर मैं समझना चाहूंगा, क्या आप जो अब इस फिल्म के बारे में सुन रही हैं, देख रही हैं या पढ़ रही हैं, उससे क्या आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये जो है पर्दे पर रोमांस की वापसी वाली बात है? क्योंकि जो अमित ने कही और जो अजय जी ने भी कही, जो नए चेहरे हमको मिले हैं, दो नए चेहरे मिले हैं। हम आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान को देखते देखते शायद ऊब गए थे दर्शक, उनको प्रेम करते देखते देखते। वो प्रौढ़ नया खोज के, उनके प्रौढ़ता वाला प्रेम अपनी जगह है, लेकिन वो उनकी जो एक फ्रेशनेस होती है युवा चेहरे की, और जो यंग ऑडियंस, जो टारगेट ऑडियंस, जो बात अमित ने कही थी, उसको जो पसंद आती है, तो वो उसको इस फिल्म में मिल रहा है शायद। क्या कहेंगे आप, क्या ये एक तरीके से क्या रोमांस की वापसी का दौर शुरू हो सकता है इसके बहाने? नमस्कार आप सभी को। दरअसल जीवन पहले की तुलना में जटिल हुआ है, इंसान कॉम्प्लेक्स हुआ है। और जो आपने बात कही कि एक संस्कारी लड़की है, लेकिन वो जो है वो गोवा में जाती है और ये अजय जी की टिप्पणी है उस पर, मैंने कहा। हाँ, मैंने नहीं कहा, अजय जी हाँ ऑब्वियसली अजय जी ने कहा। देखिए ये जब हम आज की बात करते हैं ना, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो अब प्रेम कहानियां आ रही हैं वो पहले की तरह बहुत एक रेखीय नहीं रह गई हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स कहानियां अब आनी शुरू हो चुकी हैं पिछले 10-15 सालों में। उतना बोल्ड तरीके से पहले नहीं आया करती थी, और हम देखते थे कि जो हमारे यहाँ जेंडर वाला मामला भी है फिल्मों में, वो बस वही दिखता था कि एक पुरुष और स्त्री के बीच का प्रेम, और उन्हीं की तमाम तरह की उनके बीच की स्टोरीज, उनकी अभिव्यक्तियां थी। लेकिन पिछले 10-15 सालों में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कहानियों का, जो प्रेम कहानियों का जो पूरा प्लॉट है, वो अलग तरह से एक्सप्लोर हुआ है सिनेमा में। और वो सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, पूरी दुनिया में। बाकी दुनिया में थोड़ा पहले हो गया, हमारे यहाँ वो चीजें थोड़ी बाद में आई। इस एक फिल्म से ये उम्मीद करना कि लव स्टोरीज का पूरा दौर लौट आएगा, दरअसल हमें समझना पड़ेगा कि जिस चीज को लेकर हम बहुत रोमांटिसाइज करते हैं कि एक वक्त था जब प्रेम कहानियां होती थी तो उनमें त्याग, इनोसेंस, ये सारी चीजें थी, और बहुत सेक्रीफाइसिंग मोड पे हुआ करती थी कहानियां। ट्रायंगल भी होगा तो एक किसी एक्टर को या हीरो को उसमें मरना पड़ेगा, फिर वो लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग वाला सीन होगा। लेकिन अभी अभी रिलेशनशिप स्टेटस भी आप देखिए कि हमारे यहाँ एक्चुअल जीवन में लोग अपनी रिलेशनशिप स्टेटस भी जो है वो काफी ओपन तरीके से बोलने लगे हैं। अब आप यूं देखिए कि पहले सिंगल या मैरिड लिखते थे, लेकिन अब इन अ रिलेशनशिप लिखते हैं। अभी रिलेशनशिप से पहले एक सिचुएशनशिप भी एक चीज, एक टर्म है, वो इस्तेमाल होने लगा है, और लोग उसको हाँ, ये आपने यूज भी बिल्कुल कर सही रहे कहा, हैं। सिचुएशनशिप नई चीज है, बिल्कुल। सिचुएशनशिप में लोग हाँ। जाने लगे। तो अब प्रेम करना और उसकी अभिव्यक्ति वो उतनी सीधी सपाट नहीं रही जो पहले थी। इंसान भी उतना सीधा सपाट नहीं रहा है, बदला है। और इस बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने वर्तमान आसपास के जीवन में भी, और उसकी अभिव्यक्ति जो सिनेमा में होती वहां पर भी। हाँ, ये बात सही है कि जो मासूमियत है इन प्रेम कहानियों की, वो हमेशा पहले भी अट्रैक्ट करती रही है, आकर्षित करती रही है, अब भी करेगी और आने वाले वक्त में भी करेगी। आप, जब मैं बात कर रही थी अभी कि प्रेम किस तरह से हमारे सिनेमाई पर्दों पर बदला है, तो आप देखिए कि जेंडर के मतलब प्रेम के ही पूरे प्लॉट को लेकर एक बहुत अच्छी सेंसिटिव फिल्म आई थी। अक्सर हमारे यहाँ सेम जेंडर में जब फिल्में बनती हैं, चाहे वो गेइज्म पर हो या लेस्बियनिज्म पे हो या इस तरह से सेम सेक्स पे, तो उनका एक वक्त तक, बहुत पहले तक, बड़ा मजाक उड़ाया जाता था, और उनको बड़ा मजाहिया तरीके से दिखाया जाता था। लेकिन अलीगढ़ ने पूरा नैरेटिव चेंज किया। हंसल मेहता को इसके लिए मतलब बधाई मिलनी चाहिए कि उन्होंने, मैं वन ऑफ द मोस्ट, मेरी नजर में सेंसिटिव लव स्टोरी अगर कोई कहे तो मैं अलीगढ़ को उसमें बहुत ऊंचे पायदान पे रखती हूँ। एक बहुत इनोसेंस फिल्म आई थी इरफान की, लंच बॉक्स, वो भी कमाल की फिल्म थी। और वो वहां फिर जो अभी का दौर है कि हम पहले एक बार साथ रह लें, देख लें कितनी कंपैटिबिलिटी है, फिर आगे देखेंगे, इतना प्रैक्टिकल जो हमारी अभी पीढ़ी है, इससे एकदम उलट कहानियां हैं ये। और मतलब
कोबाल्ट ब्लू एक और फिल्म मुझे याद आ रही है। मतलब इस बिल्कुल तरह की जो बिल्कुल, कहानियां कोबाल्ट आई ब्लू। हैं, इस तरह की जो कहानियां आई हैं, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स लव स्टोरीज हैं। सिनेमा हमारे यहाँ इन फिल्मों को, इन कहानियों को कहने लगा है, तो प्रेम की पूरी अभिव्यक्ति में एक बदलाव तो आया है। और हाँ, ये बात सही है कि चाहे वो अपने दौर में डीडीएलजे हो, या कयामत से कयामत तक रही हो, या फिर बाद में तमाशा रही हो, या अभी जो सैयारा आई है, इनके आने से लव स्टोरी को एक पुश तो मिलता है, लव स्टोरीज को, इस तरह की कहानियों को एक पुश मिलता है। और लगता है कि अच्छा, इसकी ऑडियंस एकदम चुप नहीं गए हैं, अभी की पीढ़ी ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा यूँ बोले कि ज्यादा एक तो बोल्ड भी हो गई है, और दूसरी चीज है ज्यादा ईमानदार है। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर छुपाव या दुराव नहीं रखती है। वो जो महसूस करती है उसे एक्सप्रेस करती है। और ये इस बोल्डनेस के लिए कई बार लगता है कि हमारा समाज या सिनेमा बहुत तैयार नहीं था, लेकिन धीरे 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 वो चीजें अब सिनेमा में आने लगी, क्योंकि जीवन में आ चुकी हैं। जो महानगरों के युवा हैं, वो इन चीजों को लेकर बहुत सहज हैं, बहुत सहज हैं, और बहुत ईमानदार भी हैं। तो ये सारी चीजें सिनेमा में अब धीरे 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 अपनी जगह बना रही हैं। और इस बीच अगर इस तरह की कोई फिल्म आती है जो अपने पूरे इनोसेंस के साथ और पूरे क्या कहूँ उसे, अभी अपनी अभिव्यक्ति में बहुत एक्सप्रेसिव हो, और हाँ, इसमें एक एक ही व्यक्ति से लगातार डूबकर प्रेम करना, ये हमेशा से एक आकर्षित करने वाला और बहुत डीपली इन्वॉल्व करने वाला फॉर्मूला पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इस तरह की फिल्में, मतलब जब इस तरह की आप लोग जब बात कर रहे थे सैयारा, तो मुझे सदमा याद आ रही थी, कमल हसन और श्रीदेवी वाली फिल्म। तो इस तरह की जो फिल्में हैं वो बेहद मार्मिक रही हैं, तो उनका दौर तो क्या, मतलब वो जब भी आएंगी उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। और कोरियन फिल्में जो हैं इस तुलना में, मतलब मुझे लगता है वो बहुत इनोसेंस से लव स्टोरीज को परोसती हैं। और इफ लाइफ गिव्स यू टिंगरिंस करके एक सीरीज आई थी, बिल्कुल, बहुत शानदार जी जी, सीरीज है। तो हाँ आप मैंने देखिए देखी है। लव स्टोरीज, वो वहां पर भी, मतलब वो बहुत सुंदर लव स्टोरी है। तो इस तरह की है सारी चीजें। और जो अजय सर ने कहा कि वैसे वो एकदम बंद घर की और बहुत संस्कारी लड़की है, लेकिन गोवा में ये फैंटेसीज हैं कि हम अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो हमारे आसपास के सारे लोग उसी तरह से हों। तो ऐसा नहीं है कि वो चाहत उस लड़की में नहीं होगी, हाँ, जिस माहौल में है वहां उसे नहीं लगा, लेकिन गोवा जाके उसे लगा कि वो कर सकती, उसने किया होगा। तो मैं इसे मतलब बहुत अनमैच कोई एकदम से एक्सप्रेशन नहीं कहूंगी। ये आपके आसपास का सारा सब कुछ अगर वैसा है, तो हो सकता है आप एक्सप्रेस ना करें, लेकिन आपके अंदर अंदर वो फैंटेसी हो सकती है, और वो ठीक है, वो चलेगा। मतलब वो होता है, अभी बिल्कुल अभी बिल्कुल अभी की जो युवा लड़की है वो अपने बाकी के सारे पीयर ग्रुप से अलग थोड़े ना है। तो वो सारी बिल्कुल, चीजें सही हैं बात है। वो। हाँ जी। जरूर, आपने बहुत अच्छी बात कही। और आपने जो बात कही कि वो एक बंद जो कि आपने फिल्म नहीं देखी, लेकिन अजय जी की टिप्पणी से आपने ऐसा अनुमान लगाया। मैं इसको साफ कर देना चाहता हूँ, जो उस लड़की का परिवार दिखाया गया उस फिल्म में, वो परिवार एक मध्यवर्गीय परिवार जरूर है, लेकिन वहां कहीं किसी तरह की बंदिश नहीं है। मतलब मैंने जो देखा, जो मेरी समझ में आया, उसके माता पिता जो है वो अपनी बेटी के व्यवहार को सपोर्टिव है। जब वो शादी, फिल्म की शुरुआत ही वहां से होती है, जब लड़की जो है अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है मैरिज ब्यूरो में शादी के लिए, और वो लड़का नहीं आता है। वो लड़का कहता है कि भाई मुझे कहीं और नौकरी मिल गई है और मैं जा रहा हूँ, विदेश जा रहा हूँ, और वो किसी और से शादी कर लेता है अपने करियर के लिए, प्रमोशन के लिए। और वहां से उस नायिका को सदमा लगता है। तो बाद में जब ये जो हीरो है फिल्म का, आहान पांडे, जिसका नाम कृष कपूर है, उससे जब जुड़ती है लड़की, तो लड़की की माँ उस लड़के को पकड़ कर कहती है कि तुम शादी करोगे ना मेरी बेटी से, क्योंकि मैं टाइम पास नहीं है मेरी बेटी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इस मेरे ख्याल में एक मध्यवर्गीय माँ का अपनी बेटी के बारे में, अपनी लड़की के बॉयफ्रेंड से ये कहना, और उसके पिता को भी जो दिखाया है राजेश मिश्रा ने, उसका जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया मैं मानता हूँ। वरुण बटोला ने भी अच्छा काम किया है आहान के पिता के रोल में। मैं मानता हूँ कि जो दिखाया लड़की के पेरेंट्स को खास तौर से, उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं बंदिश लगाई। वो माँ थोड़ा बहुत रोकती जरूर है उसको, लेकिन ये कि वो ऐसा नहीं है कि कहीं लड़की को किसी के साथ जाने से या किसी के साथ रिलेशनशिप में किसी भी लेवल तक जाने से रोकती हो कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और बाद में जब उसकी बीमारी का पता चलता है, तब भी ये दिखाते हैं कि वो
उस लड़के को उससे दूर नहीं रखते। मतलब ऐसा नहीं कि उस लड़के को उसके जीवन में किसी व्यवधान की तरह या किसी रुकावट की तरह देख रहा हूं या किसी खलनायकत्व की तरह देख रहा हूं कि लड़की मेरी एक बार धोखा खा चुकी है, दोबारा धोखा ना खाए। वो ये जरूर है कि माँ की चिंता, और वो मुझे लगा वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा मुझे कि जब वो कहती थी टाइम पास नहीं है मेरी बेटी, मतलब अगर तुम सीरियस हो तो ठीक है आगे बढ़ो, अदरवाइज छोड़ के चले जाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो ये मैं सिर्फ ये इसलिए मैंने कहा कि वो जो एक मिडिल क्लास का एक जो दायरा है ना, वो भी कहीं ना कहीं जो आपने बात कही कि बदल रही चीजें, तो उसमें बदलाव में ये बात भी दिखाई है। उसका फादर, लड़के का फादर जो है अल्कोहलिक है, लेकिन वो भी बाद में रियलाइज करता है कि मैं अपनी, यानी लड़के की माँ नहीं है, और अपनी पत्नी की मृत्यु की वजह से वो जो है जिस दुख में जाता है, जिस गम में जाता है, उसमें जाके वो अल्कोहलिक हो जाता है। बाद में उसको रियलाइज करता है कि नहीं, मुझे अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए था, मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया, ये मेरी गलती है। तो कहीं ना कहीं जो पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग का भी सवाल इस फिल्म में आया है, बहुत बहुत सटल तरीके से आया, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आया। मैं फरीद साहब आपके पास आता हूं, क्योंकि आप पटकथा लेखक हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक फिल्म जब हिट होती है, जाहिर बात है सैयारा हिट हो गई है, तो अब जैसा कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई क्या प्रेम कहानियों का दौर लौटेगा, लव स्टोरीज का, रोमांस का दौर लौटेगा, और फिर से वैसी कहानियों की डिमांड आएगी। तो क्या आपको लगता है कि क्या ये चीजें जो है कुछ सालों बाद, हर कुछ साल बाद ये चीज रिपीट होती है कि हर कुछ साल बाद एक रोमांटिक फिल्म आती है, और फिर हमको लगता है कि नहीं अब रोमांस का दौर आ जाएगा, फिर कुछ 3-4 साल बाद जो है फिर कोई एक्शन फिल्म आ जाती है, जैसे पठान आ गई, जवान आ गई, या एनिमल आ गई, तो लगा कि कबीर सिंह आ गई, तो कबीर सिंह अलग तरह की प्रेम कहानी है जिसको कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहा जाता है। तो ये सब चीजें जो है, एक पटकथा लेखक के तौर पर आप इन ट्रेंड्स को किस तरह से देखते हैं, और ये जो रोमांस वाली बात हम लोग कह रहे हैं उसको आप कैसे एनालाइज करना चाहेंगे, सैयारा के साथ जोड़कर या उससे न जोड़कर भी, कैसे कहना चाहेंगे आप? जी जी, सबको नमस्कार। असल में ये बात सच है कि पिछले दिनों का जो ट्रेंड रहा है उससे ये अनुमान लगा था, ऐसा अंदेशा हुआ था कि हिंसक फिल्में या जो घोर पुरुषवादी फिल्में, जो पुष्पा और एनिमल जैसी फिल्में, या फिर मैथोलॉजिकल फिल्में ही आएंगी तो वो हिट होंगे। सैयारा ने उस विचार को बदल दिया हिट होकर, और उसके साथ ही 2-3 बातें और भी कहूँगा मैं कि सैयारा ने एक तो ये भी साबित किया कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, जो हिंदी फिल्मों का तरीका है वो इसमें लागू होता है, और ये कामयाब तरीका है, और दर्शक भी इस तरीके को बहुत चाहते हैं कि हम लोग इसी तरीके पर रहे। तो मैंने देखा कि ये एक कोरियन फिल्म थी, ए मोमेंट टू रिमेम्बर, ये उसका आधार लिया है, और रॉक स्टार तो बहुत ऑब्वियस तरीके से इसमें दिखाई देता है, कबीर सिंह दिखाई देता है, मुझे इसमें कहो ना प्यार है भी दिखाई देता है, जिसमें अमीषा पटेल जैसी कैरेक्टर है अपनी हीरोइन जी यहाँ पर। तो इसमें बहुत अच्छा, और चूंकि महेश भट्ट कैंप कॉपी पेस्ट में बहुत माहिर कैंप है हमारी इंडस्ट्री का, तो वो उन्होंने किया है। और मैं इसको इस ढंग से भी देखता हूँ कि वो जो संदीप वांगा रेड्डी जो है वो महेश भट्ट कैंप से होते हुए आदित्य चोपड़ा के कैंप में आया है, तो उसने ये फिल्म बना दी है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, संदीप वांगा रेड्डी मोहित सूरी की बात कर रहे हैं शायद आप? नहीं, वो मोहित सूरी, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि संदीप वांगा रेड्डी का संस्करण यहाँ पर आकर बदल गया। जब वो आदित्य चोपड़ा के कैंप में आया तो वो मोहित सूरी हो गया। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हीरो जो है वो हिंसक रहता है, लेकिन चूंकि वो महेश भट्ट का भी कैंप है और वो फिर बिल्कुल कैंप है, तो इसकी वजह से उसके अंदर थोड़ी विनम्रता भी है। और हीरोइन को लेकर जो मोहित सूरी वैसे एक विलन जैसी फिल्म भी बना चुके हैं, और एक विलन बहुत हिट हुई थी, एक विलन। हाँ, बिल्कुल। तो असल में दिक्कत हुई थी, और वो हिंदी फिल्मों में महेश भट्ट कैंप से ही शुरू हुआ था। एक फिल्म आई थी हॉलीवुड में अनफेथफुल जी, तो महेश भट्ट ने उसमें उन्होंने उसका रीमेक एक तरह से बनाया,
मर्डर। अब उसमें ये बात बहुत अच्छी लगी लोगों को, हिंदुस्तानी दर्शकों को, कि जो बीवी है वो धोखा करती है और वहां से फिर लव, सेक्स, धोखा, पूरी बात खुल जाती है। और जो मतलब आप जो सोचते हैं समाज में, वो सिनेमा भी दिखाने लगी। ये और धीरे धीरे आपने देखा ही कि वो फिर एनिमल और कबीर सिंह आती है। और जो ट्रायंगल है, लव ट्रायंगल, उसमें महेश भट्ट कैंप में लव ट्रायंगल में धोखा अक्सर बीवी ही करती थी, मर्डर में जैसे, और जैसे अनफेथफुल में रहा है। इस फिल्म ने उन सब पर रोक लगाई है, क्योंकि मेरी 2 लोगों से बात हुई, 2 लोगों ने मुझे कहा कि हमको ये जो इंदौर वाली थी सोनम राजवंशी जैसा कुछ चाहिए। तो हाँ, मतलब उस तरह की कोई कहानी चाहिए जो सोनम राजवंशी जैसी हो। और इस तरह की ढेरों खबरें भी आ रही हैं। तो हमने कहा कि जो बरसों से दहेज के नाम पर जला दी गई औरतें, उन पर भी तो फिल्म बन सकती थी। या जो अभी फ्रिज में रख दिया और या फिर कुकर में रख दिया, उस पर भी फिल्म हो सकती थी, लेकिन कोई उन पे बनाना नहीं चाहता था। तो इस तरह की मानसिकता को इस फिल्म ने रोका है। ये बात बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही सकारात्मक है। और हम लोग जो नाउम्मीद हो चुके थे कि अब रोमांटिक फिल्में नहीं आएंगी, उसने भी इस बात को भी फिर से स्थापित किया कि अल्टीमेटली चाहे वो जेन जी हो, चाहे जेन एक्स हो, चाहे जेन कुछ भी हो, वो भारत का अगर है, एशिया का अगर है, तो उसके अंदर एक इमोशन है और उसको सिचुएशनशिप अल्टीमेटली नहीं चाहिए। ये एक हवा है अपने आप को वेस्ट के साथ अलाइन करने का। अल्टीमेटली हमको कमिटमेंट भी चाहिए जो इस फिल्म में है, अल्टीमेटली हमको इमोशन चाहिए जो इसमें है। और साथ में कुछ लोग रो रहे थे, हम तो रो नहीं पाए, लेकिन कुछ लोग रो रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक कैथारसिस भी चाहिए, जो इसके पहले की फिल्मों में कैथारसिस नहीं मिलता है। छावा में नफरत मिलती है लेकिन कैथारसिस नहीं मिलता। रोने से सबसे ज्यादा कैथारसिस होता है, इसीलिए शायद अरस्तु ने ट्रेजेडी को सबसे इम्पोर्टेंट माना था। तो इसमें लोग रो रहे हैं, वो अतिशयोक्ति हो सकती है, जो वीडियो आ रहे हैं उसमें अतिशयोक्ति है, वो दिखता है, लेकिन लोग भावुक तो हो ही रहे हैं, ये बात तो सच है। बिल्कुल तो बिल्कुल फिलहाल इस फिल्म पर बिल्कुल 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 बहुत अच्छी बात आपने कही है। आपने जो कैथारसिस वाली बात कही है, और जो आपने ये बात कही कि भाई एक दौर कम से कम लौट रहा है जो कि लोगों को भावुक बना रहा है, सिनेमा अगर भावुक बना रहा है। और कहीं ना कहीं आपने जो बात कही कि भाई युवा पीढ़ी अगर इसको पसंद करे, तो कहीं ना कहीं इसमें ये भी बात दिख रही है कि युवा पीढ़ी को कमिटमेंट चाहिए, जो कि आज की तरफ, आज के बारे में कहा जाता है, आज की युवाओं के बारे में कि भाई वो कमिटमेंट फोबिया है उनको। वो मतलब वो किसी भी रिलेशनशिप में अपने आप को कमिट उस ऐसी संस्कारीपन है कि आपको रिश्ते में बंधना है, उसकी तरफ ले जा रही। फारूक साहब, आपके पास आता हूं। आपने तमाम लोगों की टिप्पणियां सुनी, आप हमारे पैनल के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं यहाँ पर, और सिनेमा पर आपका जो एक गहन अध्ययन है तमाम दृष्टिकोणों से, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो फिल्म है, ये आपने फिल्म नहीं देखी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद जो प्रेम कहानी का जो एक तत्व है सिनेमा में, और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि दिलीप कुमार के जमाने में भी लोग जो है वो भावुक होते थे और पर्दे पर हीरो की मौत देखने के लिए जाते थे, और वहां लोग रुमाल निकाल करके रोया करते थे, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं, सब रोते थे। देवरन को देख करके दीवानगी भी थी, राजेश खन्ना के लिए खून से खत लिखती थी लड़कियां, और सारी बातें भी हैं। लेकिन ये जो चीज है आज के दौर में जो हम देख रहे हैं, बदला हुआ नायक, क्या आप इसको मानेंगे, या आप कहीं ना कहीं मानेंगे कि नहीं, जो देवदास का एक एलिमेंट है जो हमारी कहना चाहिए साइकी में घुसा हुआ है, शरदचंद्र के वो बनने नायक के बहाने, वो देवदास जो है वो रूप बदल बदल कर बार बार आता है। इस फिल्म का नायक भी जो है कहीं ना कहीं
उसके अंदर वो बात है कि थोड़ा निहिलिज्म भी है, आत्म विनाश की तरफ भी जा रहा है, लड़की उसको रोकती है और फिर वो अंततः सुधर जाता है। लेकिन वो दुखांत फिल्म नहीं है, कहीं ना कहीं सुखांत फिल्म है। तो क्या आप ये मानेंगे कि सुखांत होना भी कहीं ना कहीं सफलता का की तरफ ले जाता है? क्या कहेंगे आप? क्योंकि हम लोग गुरुदत्त पर अभी हाल में चर्चा कर चुके हैं काफी, जहां उनकी जो फिल्मों की दुखांतिका है वो भी एक उसका अलग एक आकर्षण भी है। जी। सभी मित्रों को नमस्कार। ये सही है कि सिनेमा पर मैं पिछले 4 दशकों से लगातार बोल रहा हूँ, लेकिन प्रेम के बारे में मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कर नहीं, मैं पर्दे वाले प्रेम की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल एक बार हमारे अध्यापक प्रोफेसर नामवर सिंह ने कक्षा में ये कहा था कि प्रेम पर लिखी हुई कोई भी कहानी उत्कृष्ट नहीं हो सकती, महान नहीं हो सकती, वो बहुत साधारण कहानी होगी। हाँ, अगर वो महान है तो उसकी महानता का कारण प्रेम नहीं, प्रेम के आसपास जो कुछ भी है, मैं मेरे अपने शब्दों में कहूं तो कि उस प्रेम के आसपास जो समय और समाज है उसकी महानता उसमें होगी। शुद्ध प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती। शुद्ध प्रेम पर फिल्म बना के देख लीजिए, वो फ्लॉप हो जाएगी। कहानी लिख कर देख लीजिए। शुद्ध प्रेम का मतलब कि एक शुद्ध प्रेम क्या है? शुद्ध प्रेम का मतलब है एक लड़का है लड़की से प्रेम करता है, लड़की लड़के से प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, सुखपूर्वक जीवन यापन करके उनकी कहानी खत्म हो जाती है। ऐसी कहानी कोई नहीं लिखता, ऐसी कहानी लिख ही नहीं सकता, भले ही उनमें कितना ही प्रेम। प्रेम की कहानी तो तभी बनती है जब प्रेम से इतर कुछ होता है, और वो प्रेम से इतर जो होता है वही महत्वपूर्ण है। देवदास में भी पारो और देवदास के बीच का प्रेम जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देवदास के पिता पारो से उसकी शादी करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम ऊंचे ब्राह्मण हैं और ये जो पारो है वो छोटे ब्राह्मण परिवार से आती है। ये जो ऊंच नीच का भेद है, ये जो अमीरी गरीबी का भेद है, ये जो तरह तरह के भेद विभेद है, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम किसी भी कहानी पर बात करें तो इस पर जरूर करना चाहिए कि ये जो लड़के लड़की हैं ये किस वर्ग से आते हैं, किस समाज से आते हैं, और उनका प्रेम किस तरह से पनपता है। फिल्मी दुनिया इस तरह की है कि वो प्रेम कहानियों में बहुत काट छांट करती है, जिनसे तकलीफ होती है, जिनसे उन्हें लगता है कि उनकी फिल्म के अंदर समस्या आ सकती है उनकी लोकप्रियता में, उनको उठाती ही नहीं। जैसे एक लंबे समय तक हिंदुस्तान में फिल्मों में जाति का जिक्र ही नहीं होता, मालूम ही नहीं पड़ता, या तो ऐसी जातियों का इस्तेमाल करेंगे जैसे मल्होत्रा, कपूर, इस तरह की जातियां जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जाति हिंदुस्तान के अंदर प्रेम के मार्ग का बहुत बड़ा अवरोध है, लेकिन हमारे यहाँ पर उसका उल्लेख ही नहीं होता। और उसके बिना ही मतलब हमारे समाज का जो सबसे भयावह यथार्थ है, उस भयावह यथार्थ से कन्नी काट कर सो कॉल्ड प्रेम कहानियां चलती है। और दूसरा धर्म, आप देखेंगे कि हिंदू मुसलमान के बीच में प्रेम की कितनी कहानियां बनी, एक लंबे समय तक तो बिल्कुल भी नहीं बनी। अब थोड़ी हिम्मत हुई तो ये हुआ कि साहब डर के मारे लड़का जो है हिंदू बताओ और लड़की मुसलमान बताओ ताकि सुरक्षित रहे। कुछ नहीं हिम्मत की, कुछ नहीं, लेकिन बहुत कम। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी प्रेम कहानी, सैराट मुझे इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है क्योंकि वो एक तरह से उस जातिवाद रूपी सांड को सींगों से पकड़ती है। मुझे नहीं मालूम सैयारा क्या करती है, सैयारा इस लड़ाई में कहाँ खड़ी है।
अगर सैयारा में जाति का कोई चक्कर नहीं है फारूक साहब, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। वहाँ जो दोनों नायक नायिका हैं, दोनों के जो सरनेम हैं वो उसमें मतलब वो ऐसा कुछ नहीं है जाति का जो, हाँ। तो नहीं, मैं तो जाहिर है कि सैयारा मेरा कोई संदर्भ नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर प्रेम कहानी बना रहे हैं तो सवाल यह है कि ये प्रेम कहानी हमारी दुनिया से संबंधित ही हो सकती है। इस दुनिया से निकलकर, इस दुनिया से बचा कर चलने वाली नहीं हो सकती। मैं कम से कम उम्मीद करता हूं कि अगर एक प्रेम कहानी बननी है तो अक्टूबर जैसी फिल्म तो कम से कम बने ही। अक्टूबर फिल्म आप लोगों ने देखी होगी। एक लड़की छत से गिर जाती है, गिरने से पहले एक लड़के के बारे में पूछती है, और जब उस लड़के को ये मालूम पड़ता है कि वो जब गिर रही थी उससे पहले उसने मेरे बारे में पूछा था, तो वो अपने आप को उस लड़की से ऐसा बंधा हुआ महसूस करता है कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। ये मतलब मुझे ये लगता है कि अगर प्रेम है, या और भी कई फिल्में हैं, बंदिनी है, तीसरी कसम है, प्रेम शब्दों से व्यक्त हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रेम व्यक्त होता है। मुझे अगर कोई कहे कि हिंदी की कुछ बेहतरीन प्रेम कहानियों की बात करें तो जाहिर है कि मैं बंदिनी और तीसरी कसम की बात करूंगा। हो सकता है देवदास उस लिस्ट में बाद में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर आपका जिस प्रेम कहानी को आप प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस नायक नायिका को आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां है, प्रेम किस रूप में उनके सामने आ रहा है, दुनिया कैसे उसके आसपास उसे देख रही है, ये सवाल बड़े हैं। सैयारा पर ये सब लागू होती है या नहीं होती है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है, मैंने एक सूची भी बना रखी है, कभी मौका लगेगा तो मैं हिंदी की प्रेम कहानियों पर बनी फिल्में, प्रेम वहाँ इन्वर्टेड कॉमा में, प्रेम कहानियों पर बनी फिल्मों पर लिखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेम जो है वो अपनी दुनिया के साथ अगर आए तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, भले ही फिल्म चले या न चले। हम आज कौन याद करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात कही है वो उसमें एक दार्शनिकता वाली बात भी है, और जो आपने विश्लेषण किया है, जाहिर बात है ये बात बिल्कुल सच है कि हिंदी सिनेमा हमारा जो है वो जाति के सवाल और धर्म के सवाल, और आज के माहौल में तो उसको उठाना थोड़ा कठिन भी हो गया है। अंतर धार्मिक विवाहों की बात करना, अंतर धार्मिक प्रेम की बात करना, जब समाज में ही उसको लेकर के एक तरह का विरोध चल रहा हो, राजनीति चल रही हो, लव जो है वो लव जिहाद में बदल गया है, तो फिर उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। मैं अमित आपके पास वापस लौटता हूं। जो बात पारक साहब ने कही है उसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या जानकारियां आप हमारे दर्शकों को क्या मतलब हमें दे सकते हैं, क्या ये जो सैयारा फिल्म है इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं, शुरू से बात कर रहे हैं कि क्या इससे एक रोमांटिक सिनेमा का दौर लौट सकता है, क्या इससे कुछ नई फिल्में बन सकती हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो कि इस तरह की पाइपलाइन में, जैसे धड़क 2, मैंने सुना धड़क 2 जो है वो परम सुंदरी एक फिल्म है जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म है, जानवी कपूर की फिल्म है, वो पाइपलाइन में है। उसके अलावा जो कि ट्रायंगुलर लव स्टोरी है जिसमें कि आलिया भट्ट है, जिसमें रणबीर कपूर भी हैं। तो ऐसी क्या आपको लगता है कि जो आप बात करते होंगे निर्माता निर्देशकों से भी, या आपका जो निरंतर संपर्क रहता है, उसके आधार पर आप कुछ बता सकते हैं क्या कि क्या ऐसा लग रहा है आपको कि इस तरह की कहानियों का अब दौर बढ़ेगा? क्योंकि ये फिल्म काफी कामयाब भी हो गई तो सबको लगेगा कि भाई इस बहती गंगा में हाथ धोया जाए। जी हाँ, दोनों चीजें हैं। एक तो मतलब वैक्यूम भी क्रिएट हुआ था, मतलब पिछले 2-3 सालों की वजह से, एक्शन फिल्मों की वजह से, तो एक वैक्यूम भी क्रिएट हुआ था, और इसकी पॉसिबिलिटी तो है ही, क्योंकि जो मतलब आज की जनरेशन है वो अपने जवाब चाहती है ना। और मतलब ऐसा मतलब मीरा जी ने भी कहा कि मतलब रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर ही बहुत कंफ्यूजन है, और इसमें थैंक्स टू हमारे इम्तियाज अली साहब जिन्होंने इसको और ज्यादा मतलब रोमांटिसाइज किया कि यार मतलब कई बार ऐसे लड़के या लड़कियां दोनों मुझे मतलब सुनते बोलते हुए मतलब मिल जाते हैं कि यार तुम मेरे दोस्त तो हो लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं,
या तुम मेरी दोस्त तो हो लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं हो, मतलब दोस्त से ज्यादा हो लेकिन बॉयफ्रेंड से कम, या दोस्त से ज्यादा हो लेकिन गर्लफ्रेंड से कम। अब ये जो बीच की स्थिति है, ये क्या है, स्टेटस क्यू क्या है, इसे भी मतलब क्रैक करना चाहती है मतलब जनरेशन आज की, और हमारे राइटर्स भी, उनके पास भी जवाब नहीं है। मतलब आज की तारीख में, जैसे मैंने कई बार अनुराग बासु से भी या मतलब और भी ऐसे राइटर डायरेक्टर, इवन कार्तिक से भी पूछा था कि आज की जनरेशन का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या है। आज की तारीख में अगर हम लोग मेट्रो में रह रहे हैं तो उनके लिए या उनके पेरेंट्स के लिए अमीरी गरीबी का या रिलीजन का कोई ऐसा मायने नहीं है। बड़े शहरों में वो लव जिहाद वाला मेरठ वेरठ और वो मतलब हार्टलैंड को छोड़ दे, तो मैं इधर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो कोई नहीं मतलब समझ पा रहा है। और वो अगर जिस दिन वैसी सरप्राइज कर देने वाली कहानी आ गई, तो वो समझिए वो तो सैयारा का डबल ट्रिपल और मतलब 1000 करोड़ क्लब और 2000 करोड़ क्लब में वो फिल्म जाएगी। ये बात तो आप बिल्कुल मतलब वो करिए कि अभी भी सैयारा यकीनन इतना अच्छा कर रही है, लेकिन वो बेंचमार्क हासिल नहीं कर पाई है यशराज की, जो डीडीएलजे ने एस्टैब्लिश किया था या मोहब्बतें ने एस्टैब्लिश किया था या पुरानी फिल्मों ने एस्टैब्लिश किया था। तो वो एक जगह तो बहुत बड़ी है कि आप ऐसी रोमांटिक फिल्म लाइए, ऑडियंस तैयार खड़ी है कि उनको चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया की वजह से, ईएमआई कल्चर की वजह से या बाकी चुनौतियों की वजह से रिलेशनशिप आज की तारीख में उस पर आज की जनरेशन को कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या चाहती है। वो प्रैक्टिकल भी होना चाहती है, वो आइडियल भी होना चाहती है एक ही टाइम पे, कि उसे आइडियल भी हमसफर मिल जाए, लेकिन वहीं पर वो फिर काफी प्रैक्टिकल भी है। इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ मीरा जी, तो मतलब जैसे व्हाइट टाइगर, नीरा मैं आपको मौका दूंगा, आप चिंता न करें। तो मतलब व्हाइट टाइगर जैसी बुक इतनी ज्यादा क्यों पॉपुलर हो रही है, क्योंकि वो आज की मतलब जनरेशन शायद जितना हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसे पैसा चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे मर्डर करके हो, और वो ऐसी कहानी वो मतलब बेस्ट सेलर हो गई व्हाइट टाइगर। बिल्कुल, उसमें आप मोरालिटी के बीच में ना जाए। एनीवे, तो मतलब 2-3 चीजें हैं कि एक तो रिलेशनशिप स्टेटस को लेके आज की जनरेशन कंफ्यूज्ड है, रोमांटिसाइज्ड भी है ड्यू टू इम्तियाज अली साहब, जिन्होंने वो ताड़ छेड़ रखा है, जिसकी वजह से अभी वो उसके जवाब नहीं मिल पाए हैं। आज का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्रास्ट क्या है, वो भी उसका एक्चुअल जवाब नहीं मिल पाया है। जैसे मैं बस एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि मेट्रो इन दिनों आई और उसमें अली फजल और फातिमा का किरदार है, ठीक है। वहां पर अली फजल अपने करियर के लिए बैंगलोर छोड़ के बॉम्बे आते हैं और म्यूजिक मतलब अनसर्टेन इंडस्ट्री में कुछ हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब उनकी वाइफ को उनको सपोर्ट करना है, नहीं करना है, अपना करियर भी संभालना है, एबॉर्शन करना है या नहीं करना है, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन वो सुपरफिशियल तरीके से उसको उन्होंने कंक्लूड कर दिया, ठीक है। मतलब इस टॉपिक पर एक सेपरेट इंडिपेंडेंट अलग फिल्म बन सकती है, पूरी फिल्म बन सकती है, लेकिन वो एक मतलब सेगमेंट था, हो गया। तो ये ऐसी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बिल्कुल मतलब जगह है अभी फिल्मों में, और पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप लाइए वैसी प्रेम कहानी और 2000 करोड़ करिए। जाहिर है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। नीरा, आप कुछ कहना चाह रही थी, संक्षेप में टिप्पणी बोले जी। बस हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे अमित जी कह रहे हैं कि कंफ्यूज है जनरेशन, मैं बिल्कुल नहीं मानती कि वो कंफ्यूज है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पहले जब आप मोहब्बत में लोगों को मतलब एक के बाद दूसरे लोगों को एक्सप्लोर, पहले एक लंबे वक्त तक पुरुष ये बहुत प्राउड के साथ अपनी बीवियों तक को बताते रहे हैं कि मेरी इतनी प्रेमिकाएं हुआ करती थी, लेकिन बीवी की कभी हिम्मत नहीं हुई ये बताए कि तुमसे भी पहले मेरे इतने प्रेमी रहे हैं या ये इतने लोग मुझे चाहते रहे थे। अभी वाली जनरेशन इस मामले में बहुत क्लियर है, बहुत ईमानदार है, कम से कम जज नहीं करती है दूसरों को।
वो ये जान रही है कि अभी जो है क्या होता क्या है, जब दो लोग नजदीक आते हैं तो आखिर इसी सोसाइटी की पैदाइश है। जो आप जब मोहब्बत कर रहे होते हैं, आप अपने सबसे सुंदर रूप में किसी के सामने जाते हैं, हमेशा बेहतर बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही आप कुछ और नजदीक जाते हैं, अचानक से पेट्रियार्कल अप्रोच, बैकवर्ड माइंडसेट, आपका दुनिया के तमाम आसपास के लोगों से आपका बिहेवियर, ये सारी चीजें इतनी नेकेड हो जाती हैं कि जो आपसे बहुत प्रेम कर रही थी वो डर जाती है। ऐसे में बहुत अच्छी बात आपने कही है, वो सिचुएशनशिप या कंपैटिबिलिटी पहले देख रहा है, वो ये सिर्फ मोहब्बत करके रहने चले नहीं जा रहा जो पहले की बड़ी जनरेशन करती रही थी। तो इसलिए चलिए हम उम्मीद करेंगे कि जी जो आप कह रही हैं ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। आप जो कह रही हैं वो तमाम सारी बातें जो है प्रेम से जुड़ी जटिलताओं की ही मतलब कहना चाहिए शाखा प्रशाखा है, वो उसको वो अलग अलग तरह से अभिव्यक्त करती हैं और ये उम्मीद की जानी चाहिए। हाँ बोलिए इसी पे जी जस्ट मतलब मैं ठीक है, हाँ बहुत संक्षेप में 2 फिल्में हैं, एक है कॉकटेल और एक आई है अभी जैसा कोई, ठीक है। कॉकटेल में हमारा नायक उस हीरोइन से शादी नहीं करता है जिससे वो शादी से पहले हम बिस्तर हो चुका होता है, और वो हमारा डायरेक्टर, हमारा राइटर आज की पीढ़ी का है। होमी अरजानिया थे डायरेक्टर, राइटर हमारे इम्तियाज अली साहब थे, ठीक है। और अब आप जैसा कोई, मैं इसका रेफरेंस दे रहा हूं, तो इसमें माधवन का मतलब किरदार सो कॉल्ड पैट्रियार्कल है क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन मतलब शुरू से वैसी हुई है। जी। लेकिन वहां माधवन ने बड़ी अच्छी बात कही कि हो सकता है जो मैं अगर किसी लड़की से कुछ कह रहा हूं कि यार मतलब ठीक है आपको मैं आजादी दूंगा लेकिन थोड़ी लिमिट में दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आजादी के बीच आना चाहता है या उसका हनन करना चाहता है, वो उसकी ओरिएंटेशन वैसी है, उसके लिए वो चीज। हाँ, ये जो आपने बात कही है ये तो एक अलग चर्चा का विषय है और इस पर इसके अलग अलग पहलू निकल सकते हैं जो बात आपने कही है। और मैंने आप जैसा कोई भी देखी है तो मैं उसमें तो जो एक लाइन में दूसरा संदेश है, जो डायलॉग आता है कि प्यार को सिर्फ प्यार चाहिए होता है, बराबरी वाला जो बराबरी वाला ये जो बात है ना, यही सारी बात, ये उस फिल्म का क्रक्स है। ये बहरहाल ये जो बात है, और हम चूंकि यहाँ पर आज एक फिल्म के बहाने हमने प्रेम की अभिव्यक्तियों पर बात की है, तो मैं एक बात जाते जाते बस ये कहना चाहूंगा कि हमने पहले भी बहुत सारी ऐसी प्रेम कहानियां देखी हैं जो फिल्म जब रिलीज हुई तो बहुत सुपर डुपर हिट हुई, लेकिन बाद में उसके हीरो हीरोइन को कुछ पता भी नहीं चला। जैसे लव स्टोरी कुमार गौरव और विजेता पंडित की आई थी, कुमार गौरव के करियर का क्या हश्र हुआ ये हमने देखा है, और जैसा कि राहुल राय का आशिकी के बाद क्या हश्र हुआ ये भी हमने देखा। जब तक महेश भट्ट ने उनको थोड़ा बहुत सहारा दिया तब तक वो चले, उसके बाद उनका करियर जो है वो हाशिए पर चला गया। और आदित्य राय कपूर भी आज जिस तरीके से हैं, आशिकी 2 बहुत सफल फिल्म रही, लेकिन उसके बाद उनके करियर को वो ऊंचाई नहीं मिल पाई जो कि अपेक्षित थी। तो ये जो नए दोनों हीरो हीरोइन आए, इनकी जो प्रतिभा है ये इसको अभी परखा जाना बाकी है। ये एक पहली फिल्म जो है कई बार अक्सर फ्लूक भी साबित होती है, अक्सर तुक्का साबित होती है कि हाँ भाई आप सफल हो गए, लेकिन इनकी बाद में आगे उसको दोहरा नहीं पाए। ऐसी बहुत सारी नायिकाएं भी हमने देखी है, नायक भी हमने देखे हैं कि जो बाद में कहीं खो गए, पता भी नहीं चलता है। बहरहाल ये जो बातचीत रही है आज प्रेम की अभिव्यक्तियों पर सैयारा फिल्म के बहाने, ये बहुत दिलचस्प बातचीत रही है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो तमाम सारे पहलू यहाँ पर आए हैं प्रेम की जटिलता को लेकर के, ये अपने आप में एक अलग अलग चर्चा की मांग करते हैं। और पारक साहब ने बहुत कहना चाहिए बहुत गहरी बातें कही हैं, उनसे नैतफाकियां भी हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पर बात करना भी जरूरी है। आगे किन्हीं एपिसोड्स में हम उन पर बात करेंगे। आज की बातचीत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दर्शकों का भी जिन्होंने बहुत सब्र के साथ इसको देखा सुना। फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।